नितिन तनेजा सर हैं, जिनका एक्सपीरियंस जीएस पेपर वन सोसाइटी सोशल इश्यूज में ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे तैयारी के। और ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के टीचर रह चुके हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, नामी गिरामी दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और इनसे पढ़े छात्र छात्राएं आज भी इनकी अध्यापन शैली के कायल हैं। मैं अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट्स में जब भी कुछ इनका हम लोग जिक्र करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। एंड हम बहुत प्राउड हैं कि वो हमारे बीच में आज मौजूद हैं आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। सेकेंडली, डॉक्टर पूनम खटाना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर मैत्रेय कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस और आईआर की फैकल्टी हैं। पहले ये दौलत राम कॉलेज में भी पढ़ा चुकी हैं और इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। इन्होंने सुप्रसिद्ध जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। इनकी एमफिल का टॉपिक भी लीग से हटके मिडिल ईस्ट पर इन्होंने अपनी पीएचडी की, तो इनका काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है। और साथ ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ भी एसोसिएटेड रही हैं। रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने पढ़ाया है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और जीएस पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस इनके एक्सपर्टीज के एरिया हैं। thirdly, हमारे बीच में आज दीपक कुमार सिंह हैं जो कि डिप्टी एसपी की पोस्ट पर ये तैनात हैं, 2018 बैच के सिलेक्टेड हैं। और इनके जो ऑप्शनल एरियाज बॉटनी ऑप्शनल में ये गाइडेंस देते हैं। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, साथ ही साथ आईआर और इकोनॉमी का भी इन्होंने काफी गाइडेंस अभ्यर्थियों को दिया है। तो हमारे बीच में जो अभी 2021 में यूपीपीसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट हुई मिस विनीता पहेल, वो भी मौजूद है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एग्जाम क्रैक किया है और उनका जीएस में परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी और स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करेंगी। हमें उम्मीद है कि आप उनसे लाभान्वित हो सकेंगे। अब आगे मैं स्वीटी उपाध्याय, हमारी एक और पैनलिस्ट हैं जो कि आपको जीएस पेपर 4 एथिक्स में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी। उनका फिलॉसफी ऑप्शनल में भी वो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को गाइड करती आ रही हैं। अभी भी वो अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल के, शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो वो साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों को गाइडेंस देती रहती हैं फिलॉसफी में और जीएस पेपर 4 एथिक्स में। तो चलिए, अच्छा, हम सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये सेशन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहले सेगमेंट में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू सिलेबस का देंगे और आपको जो भी तरीके से आप तैयारी करें, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके विषय में आपको एक ओवरव्यू प्रेजेंट करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम जो क्वेश्चंस हमें रजिस्ट्रेशंस में हमें मिले हैं, जिनको हमें क्वेरीज को एड्रेस करना है, हम वो एड्रेस करेंगे। थर्ड, हमारा जो सेशन होगा वो ओपन सेशन होगा, जिसमें जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अभी आज बहुत सारे लोग, वी आर वेरी हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स, काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनके जो भी सवाल होंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, ऑप्शनल हो, जीएस हो, एनीथिंग, एनी एरिया दे वांट टू डिस्कस और आस्क एनी क्वेरी, हम उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभी के सेशन में हमने उनको माइक्रोफोन को बंद किया हुआ है ताकि वो ध्यान पूर्वक सभी एक्सपर्ट्स की जो स्ट्रैटेजी है, टिप्स हैं, वैल्यूएबल इंसाइट्स है, उन पर वो ध्यान से सुन सकें और उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। तो आगे हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नितिन तनेजा सर से, अभी ये डिप्टी एसपी 2016 बैच में सिलेक्टेड हैं, ये आप लोगों को गाइड करेंगे जीएस पेपर 1 के सोसाइटी, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस के टॉपिक्स के लिए। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टूडेंट्स को एनलाइटन करें। थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अपने सेशन को शुरू करता हूं मैम। जी हाँ, जीएस 1 में जो हमारा सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जनरली
ये एक अपने एक्सपीरियंस से एज अ टीचर ऑल्सो, और चूंकि मेरा 9 साल का अनुभव हो गया, जॉब कर रहा हूं मैं। इससे पहले मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार था और अब डिप्टी एसपी हूँ। तो जो प्रशासनिक सेवा का अनुभव है और अब जो पुलिस सर्विसेज में, दोनों आपके साथ शेयर करूंगा इसके साथ ही। देखिए, सबसे पहले एक चीज जानने की जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े आप लोगों के, उसमें एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि हम कैसे स्कोर अच्छा करें। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो यार्ड स्टिक, जो हमें जिस पैमाने को हमें फुलफिल करना है, वो उन लोगों जो पेपर इवेल्युएट करते हैं, वो बहुत बहुत लंबे अनुभव उनके पास होता है। तो कोई टीचर है या कोई बहुत प्रोफेसर है कहीं अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जिनके पास 30-35 ईयर्स का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो लोग हमारे पेपर्स को इवेल्युएट करते हैं, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं। तो अब हमें जब अपने आंसर्स लिखने हैं, तो ये ध्यान देना है कि हमने किसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है। तो उस हिसाब से हमारा अपना सब्जेक्टिविटी की मेरी तैयारी हो गई है, ये उतना मैटर नहीं करता है। ज्यादा मैटर करता है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली, जो आंसर राइटिंग के लिए जरूरी है, कि हम लोग कॉन्स्टेंटली अपना इवेल्युएशन कराते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। हम पढ़ना एक एस्पेक्ट है और आंसर राइटिंग लगातार रूप से करना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, मैं आपको वो शेयर करता हूं, और वो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। वो ये है कि जितने, चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या आपका जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज सोशल जस्टिस, या फिर कोई भी सेगमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें सबसे पहले आप जो पिछले 10 सालों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के एक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप पेन डाउन कर लो इन योर ओन हैंड। एक कॉपी लो, उस पर प्रत्येक एक पन्ने के ऊपर एक एक क्वेश्चन लिखते रहो, और रेगुलर आप एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस के थॉट फ्रेमवर्क्स खुद से बनाओ। आप जब ये करना लगोगे, तो आपको सही में ये आर्ट है, अपने आप में धीरे धीरे डेवलप होती है। ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, वो पढ़ते रहते हैं, लास्ट आवर्स में रश करते हैं, अपना सिलेबस भी कवर अप नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि मेरी तैयारी हो गई है। बट वो तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और ये एक बहुत फुल प्रूफ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, उसके थॉट फ्रेमवर्क्स आपको बनाने हैं, और इसको इसको आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, स्ट्रेटेजी हर एक को करनी है। दूसरा एस्पेक्ट, कि हमें बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। फोकस एक शब्द है जिसको आप सही मायने में फोकस करोगे। तो अब मैं सिलेबस पे आता हूं, सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखिए, सोशल इश्यूज में जो हमारे टॉपिक्स हैं, सोसाइटी के बारे में आप जानते ही हैं। मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है सभी को, मैम? यस सर। हाँ, सोसाइटी के बारे में जनरली एक आपको बता देता हूं ब्रीफ में। सोसाइटी हम लोग कोई एक कंक्रीट एंटिटी नहीं है, हमारे को दिखाई नहीं देती है, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। बट हाँ, society है, we are part of society and we are being governed by society. Our behavior, our thoughts, our actions, everything is being governed by society. It means it is realistic in terms of its impact. Society exists in terms of its impact, right? It shapes our actions, it shapes our thought patterns, so on and so forth. तो अब मैं आपको टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। जो सबसे पहला है हमारा टॉपिक, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। थर्ड है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेशन, कॉमनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, देन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, services relating to health, education and human resources, issues related to poverty and hunger, inclusive growth and issues arising from it. See, एक बार जनरली मैंने आपके सामने टॉपिक्स को पढ़ दिया है। अब इन सभी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली हम दो
एस्पेक्ट्स को कैटर टू करेंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी में जितनी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको फोकस करना है। अब मैं जब सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, इंस्टीट्यूशन आपके लिए एक नया कंसेप्ट हो सकता है जो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, या स्ट्रक्चर्स की बात करूं ये नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड को, बट मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है। जैसे हमें फैमिली के बारे में पढ़ना है, हमें रिलीजन के बारे में पढ़ना है, हमें मैरिज के बारे में पढ़ना है, हमें किनशिप के बारे में पढ़ना है, हमें सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है, वर्णा के बारे में पढ़ना है, जाति के बारे में पढ़ना है। ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट पे पढ़ेंगे। तो ये सभी एस्पेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है सोशल चेंज। सेकेंड एस्पेक्ट इज सोशल चेंज, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज एंड कंटिन्यूटी both are facts as well as they are value also. Change is a fact. It means, when I'm saying it is a fact, it means that it exists irrespective of your subjectivity, irrespective of you being noticing it or not. But change exists. Change is ubiquitous, यानी चेंज सदा बना रहता है, समाज में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। ये एक वैल्यू के रूप में भी है। जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू मीन्स इट इज डिजायरेबल ऑल्सो। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम बहुत सारे हमने गोल्स जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने 3 साल लगाए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हुए, उसके हमने बहुत सारे वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट किया। जैसे वैल्यू है हमारी सेकुलरिज्म की वैल्यू है, जैसे हमारी वैल्यू है इक्वालिटी की वैल्यू है, इगैलिटेरियनिज्म की वैल्यू है, सोशल जस्टिस की वैल्यू है। हम चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज हमारे सोसाइटी में, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में ये रिफ्लेक्ट हो और ये सोसाइटी को गाइड करें। तो इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे अब आगे जो हम अपना जितनी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं वो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज हमें गाइड करती हैं। तो टॉपिक्स मैंने आपको एक बार पढ़ दिया है। एक चीज मैंने आपको बोला कि सोशल चेंज इज अ फैक्ट, इट इज अ वैल्यू, बोथ इट इज बोथ अ फैक्ट एज वेल एज अ वैल्यू। फैक्ट मतलब एक तथ्य है, ये सदा रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ यू, आपकी व्यक्ति परकता के बाबत ये बना रहता है। इसी तरीके से सोशल कॉन्टिन्यूटी भी, यूपीपीएससी इस पे क्वेश्चन एक बार पूछ चुकी है कि कॉन्टिन्यूटी और चेंज के कौन कौन से एजेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली मैं आपको पुराने ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगा और क्वेश्चन पे फिर हम डिस्कस करेंगे किन किन एस्पेक्ट्स पे अल्टीमेटली क्या क्या डिस्कस किया गया। सबसे पहले 2019 का पेपर लेता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे फोकस करना है अपने सिलेबस में से। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज इन स्लम्स। रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज इन स्लम्स। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, यानी एक टॉपिक जो है हमारे पास अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन होता है, नगरीकरण होता है, शहरीकरण होता है। शहरीकरण अगर प्लान अर्बनाइज डेवलपमेंट नहीं होता तो स्लम्स की डेवलपमेंट होती है और स्लम्स में सिविक एमिनिटीज की जो एब्सेंस है वो हमारे को दिखाई देती है, और ये लगभग ऑल टीयर 1 से लेकर टीयर सब सिटीज में हमारे को दिखाई देता है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग, यानी हम किस तरीके से अपनी पॉलिसी डिजाइन करें, प्लान करें ताकि बेसिक सिविक एमिनिटीज वहां पर डेवलप हो। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, इवेल्युएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ विमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश। इट इज दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम डेमोग्राफी एस्पेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। सी ये हमारे पास सब 3 क्वेश्चन है जो कि हमारे जीएस पेपर 1 में है 2019 के पेपर में, और ये सब 8 मार्क्स के हैं, यानी इसको हमें 125 वर्ड्स में इसको लिखना है। अब सेक्शन बी से डिस्कस करता हूं मैं।
सेक्शन बी में है हमारे पास, इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस। सी, इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये टॉपिक हमारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी हमारे को दिखती है, और डाइवर्सिटी हमारे को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी है, हर जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और उसके बावजूद भी कैसे यूनिटी, यहाँ पर डाइवर्सिटी के बावजूद हमने कैसे यूनिटी को डेवलप किया है, या ओवर द इयर्स कैसे डेवलप हुई है, इसको हमें गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस, हमने इसको इंडियन कल्चर इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। सेकंड है द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। यानी धर्म और निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्षवाद और धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है। कथन का क्रिटिकल एनालाइज करना है, इसको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस करूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। द सेम क्वेश्चन अगेन, अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, साथ साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ जो फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, हम क्या क्या प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमें लगे कि जिसके ऊपर में बहुत सोचना है। देन ये हमारे 2019 में क्वेश्चन थे। अब आपने देखा कि पेपर जो सेक्शन ए था उसमें भी 3 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी है उसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन जो है हमारे वो 8 मार्क्स के हैं, और 3 क्वेश्चन हमारे जो है जिसको मैं 200 वर्ड्स में लिखना है वो हमारे 12 मार्क्स ईच के, राइट। उसके बाद ये जस्ट एक आपको आइडिया मिलेगा इससे। अब मैं आपको 2000 नेक्स्ट पेपर पढ़ रहा हूं, 2020 वाला जो पेपर है हमारा। अगेन, describe the advantages of India being a composite culture society. See again the repetition of question. Composite culture, Indian society is a multicultural society, multi-religious society. अब इसके क्या advantages हैं, हमें डिस्कस करना है इस चीज को। See, I want you people to appreciate the fact that unlike West, which is a mono-religious society, Indian society is a multi-religious society, multicultural society. तो अब हम जो ये रियलिटी है मल्टीकल्चरलिज्म की, प्लुरलिस्टिक कल्चर की, इस प्लुरलिटी को किस तरीके से अपने बेनिफिट में, जो हमारे लिए फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो जैसे एक बहुत, अगर जितनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है वहां उतनी ज्यादा इनोवेशंस हैं, उतने नए आइडियाज हैं, उससे हम पॉजिटिवली अगर देखें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्पररी इंडिया। विमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, जो हमारा प्रमुख महिला संगठनों के योगदान के बारे में हमें डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। हम जानते हैं कि पॉवर्टी की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसको वाइस वर्सा भी पूछा हुआ है, तो इस एस्पेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक बार सारे क्वेश्चन आपको जनरल आइडिया दे दूं। ये पेपर सेक्शन ए में थे, अब सेक्शन बी में है क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। यानी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिबरलाइजेशन, हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। उदारीकरण क्या है और उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। उसके बाद कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट्स। इसमें 4 एस्पेक्ट्स इसमें देखा, इट इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इसका मतलब धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। दूसरा, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है। सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है।
और फाइनेंस बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी, कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिक हिंसा की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, ये कहीं ना कहीं ये इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कम्युनल सेंटिमेंट को भड़का के और इसको फाइनेंस करके, एंटी सोशल एलिमेंट्स इसको इनिशिएट करके, इसको सपोर्ट करके पॉलिटिकल एक्सेस द्वारा इसको कम्युनल वायलेंस को अल्टीमेटली एक परिणति के रूप में है। ये क्वेश्चन है। देन इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति स्टेटस का मूल्यांकन कीजिए। देन डिस्कस द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स, राइट। अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशन। देन सेक्शन बी में क्वेश्चन है हमारे पास, सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसेबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। यानी सेकुलरिज्म, हम जानते हैं कि सेकुलर स्टेट की हम बात करते हैं, सेकुलर सोसाइटी की बात करते हैं। अब इसको इवेल्युएट करने की जरूरत है कि धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में हिंदी में है, सिंपल ये है कि सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स। यानी भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का स्टेटस ऑफ वुमेन पे क्या प्रभाव है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, हमने इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। वैश्वीकरण क्या है और भारतीय समाज पे, भारतीय समाज की संरचना पे इसका क्या प्रभाव है, ये क्वेश्चन है। तो 3 सालों के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। इस तरीके से मैं और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीड कर सकता हूं, बट अभी जो मेजर फोकस है, मैं आपके लिए एक विंडो खोलना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपने देखा कि यूपीपीसीएस में, क्योंकि अभी हम कन्फाइन करते हैं अपने आप को यूपीपीसीएस के मेंस पेपर की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी पर, यूपीपीसीएस में जितने क्वेश्चंस मैंने पढ़े, आप देखो वो डायरेक्टली टॉपिक से है। डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ दैट व्हाट इज द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं, कोई इसमें हमारे को समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमें साथ साथ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हर साल स्ट्रेटजी चेंज होती है, उसके हिसाब से हमारे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करने पड़ेंगे जो हमारे को, जो कंटेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं अब एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि हमने जब से कोविड, ये पेंडेमिक का समय आया, तो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है, जो आईटी सेक्टर में या बहुत सारे सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर में उससे हमारे समाज पे, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको हमें डिस्कस करना। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यानी यूपीएससी में एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्ट ना होके कंटेम्परेरी रियलिटी से, क्या क्या हमारी इंस्टीट्यूशंस पे, हमारी संस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करना। जैसे अब एक मैं अगर आपको टॉपिक दूं कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, वो उसका एक क्रिटिकल इवेल्युएशन करें। लेकिन अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाएगा कि अब क्या मतलब इतने सालों में जो रिजर्वेशन के से हमारे को अल्टीमेटली फायदा हुआ या कितना फायदा हुआ, और आगे इसके अंदर हमें क्या नेसेसरी मॉडिफिकेशंस की जानी चाहिए, हमें इस पे फोकस। जैसे जनरली आइडिया दूं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे दलित्स को और ट्राइबल्स को एक अलग शेड्यूल में, एक शेड्यूल में जाके उनको समाहित कर दिया, और उनको स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद क्या इतने सालों में कितना उनका डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे को इवेल्युएट करने की जरूरत है। क्या ये जरूरत है कि अब डेप्रिवेशन के कंसेप्ट को, उसके पैरामीटर को हमें चेंज किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस एस्पेक्ट से हमें अपना सोच डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी, यस सर। हाँ। तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब जैसे बेसिकली सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसमें एक तो फीचर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, जिसको डिटेल में एक पूरा डिस्कस करने के लिए चाहिए।
उसके अलावा हमारे को इंस्टीट्यूशन जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी लगातार उन पे क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे फैमिली। फैमिली में अगर हमारे पास पूछा जाएगा तो क्या किस तरीके से फैमिली के फंक्शंस में और फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो हाउ कम इट इज फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, क्या चेंज हो रहा है। और कंटेम्परेरी आधार पे जो क्वेश्चन बन सकता है कि वापस एक ही साइकिल चलता है फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज एंड अगेन फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिलीज टू जॉइंट फैमिलीज। अब ये क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब फैमिली एक संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर परिवर्तन होता है, और वापस हमें तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल क्लीशे है कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तन होगा, लेकिन वापस हम जो हमारे को नजर आ रहा है, अगर हम इसको स्टेटिस्टिक्स के आधार पे देखें कि अभी भी इंडिया में 46% ऑफ द फैमिलीज दे आर जॉइंट फैमिलीज। तो क्यों ये न्यूक्लियराइजेशन से अगेन द ट्रेंड इज टुवर्ड्स जॉइंट फैमिलीज। तो अब एक एस्पेक्ट आप देख सकते हो कि जैसे ही ये पेंडेमिक आया और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ, तो जो लोग अपने गांव देहात से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करे जस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड फॉर वर्क, अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी ऑफ बीइंग एबल फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, दे केम बैक टू देयर टीयर 3 टीयर 4 सिटीज और देयर रूरल एरियाज, और वहां बैठ के वो काम कर रहे हैं। तो इससे दोबारा ज्वाइंट फैमिलीज बढ़ रही हैं। या एक आपको आइडिया देता हूं, क्योंकि इंडिया में जो ज्वाइंट फैमिली सेंटिमेंट है वो इतना ज्यादा है कि अगर एक बेटा एक फैमिली से जॉब के लिए अगर वो किसी अर्बन एरिया में चला जाता है, तो फैमिली में अगर दूसरा ब्रदर है, उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा की फैसिलिटीज अवेल कराने के लिए वो भी शहर में शिफ्ट हो जाता है। एंड सिंस दैट जॉइंटनेस दैट जॉइंट फैमिली सेंटिमेंट एग्जिस्ट, स्टेट की तरफ से वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर वो अगेन शहरों में भी जॉइंटनेस दिखने को मिलती है। इसी तरीके से जो फ्रेगमेंटाइजेशन ऑफ लैंड को प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं कि जॉइंटनेस बनी रहती है। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि फ्रॉम जॉइंट दिस साइकिल फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर एंड फ्रॉम न्यूक्लियर अगेन टू जॉइंट, दिस इज अ ट्रेंड। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो हमें फैमिली में देखने को मिलते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, मैरिज इन इंडिया। तो मैरिज का जो कंसेप्ट है वो उसमें क्या चेंज आ रहा है। जैसे पहले अगर मैं एक बात बताऊं कि जो मेड सिलेक्शन की जो बात होती थी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपैटिबिलिटी बिटवीन द फैमिलीज। अभी क्या द कंसेप्ट इज अबाउट कंपेनियनशिप। सो ये चेंज आ गया है। जो जहां से आप सिलेक्ट करते थे, पहले आप अपनी कास्ट से सिलेक्ट करते थे, अब वो डोमेन बढ़ गई है। खासकर आपकी जो प्रोफेशनल कंपेटिबिलिटी है, जो आपकी ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से आप उसको मैच करते हो। तो ये हमें देखना है कि मैरिज में क्या चेंज आ रहा है। तो अब ये दो क्वेश्चन हमारे इसमें बन सकते हैं, और यूपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हालांकि यूपीपीएससी में एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या जो कंटेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारी ये जो दो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फैमिली है और मैरिज है, इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस हम दो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट और दूसरा हम इसका फंक्शनल एस्पेक्ट। इस चीज को आप तैयार करोगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे यूपीएससी में इससे बार बार क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा किनशिप पे अभी तक ना तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और ना ही यूपीएससी में यूपीपीएससी में पूछा गया, तो इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेजर एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण। एवरी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मीन्स हमने अलग अलग ग्रुप्स में समाज को स्तरीकृत किया गया है, और वो स्तरीकरण, वो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इनइक्वालिटीज वो डिफाइन होती हैं। जैसे इंडिया में अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हम डिस्कस करते हैं कास्ट एज अ बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जब मैं कास्ट की बात करता हूं, कास्ट जो है, हम इसको समझने के लिए दो मॉडल्स हैं, एक वर्ना मॉडल है और एक जाति मॉडल है। वर्ना मॉडल मतलब जो एक लेमैन मॉडल है, जो हर कोई जानता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। इसके अलावा जो जाति मॉडल है वो एक इंपेरिकल मॉडल है। वो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, 50 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद, वो बहुत रीजनल एरिया है। अलग अलग एरियाज में अलग अलग जाति डोमिनेट करती हैं।
जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंगिंग जाति से डोमिनेट करें। किसी एरिया में डोमिनेंट कास्ट दूसरी है, किसी एक रीजनल एरिया में डोमिनेंट कास्ट दूसरी है। ये एक इंपेरिकल मॉडल है, ये एक कॉन्टेक्चुअल मॉडल है। और वर्ना मॉडल जो कि हम सबने सुना है वो टेक्सचुअल मॉडल है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो स्ट्रेटिफाइड, एक वर्ना मॉडल और एक जाति मॉडल। इन दोनों मॉडल्स को आपने समझना है। अब इसी तरीके से वेस्ट में जो बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है दैट इज क्लास। क्लास मींस वर्ग के आधार पे, जहां पर हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के आधार पे हमारी जो सोसाइटी जो है स्ट्रेटिफाइड, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और इसमें जो फर्दर डिविजन है इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड है। इट मींस वेस्ट में द स्ट्रेटिफिकेशन इट इज डिफरेंट, द बेसिस इज डिफरेंट। इन ईस्ट, इन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, द स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट। In West, it is stratified on the basis of class, वर्ग। In East, that is Indian society, it is stratified on the basis of caste। और कास्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक वर्ना मॉडल और एक जाति मॉडल। वर्ना मॉडल मैंने आपको बताया ये टेक्सचुअल मॉडल है, ये एक लेमैन को अंडरस्टैंडेबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, हर कोई समझता है इसके बारे में। लेकिन जब वास्तविकता में जहां पर हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो वर्ना मॉडल से हम सोशल रियलिटी को, सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक स्तरीकरण को, सामाजिक संरचना को नहीं समझ पाएंगे। वहां समझने के लिए हमें जाति मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो इन दो मॉडल्स को आपने डिटेल में पढ़ना है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें आएगा जो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साथ साथ जो स्टैटिक्स पार्ट है, स्टैटिक्स पार्ट हमने देख लिया, सोशल स्टैटिक्स, और साथ साथ हम देखेंगे सोशल डायनेमिक्स ऑल्सो। डायनेमिक्स मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ, वेस्टर्नाइजेशन के साथ, कास्ट में या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, इसके वर्ना मॉडल पे, जाति मॉडल पे क्या क्या इस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको हमें डिस्कस करना, और ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन क्या कास्ट पूर्ण रूपेण टोटली खत्म हो गई या आज भी एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है यहां पर कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। हम जानते हैं यूपी जैसी स्टेट में कास्ट इक्वेशंस के बगैर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो विनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो कास्ट और रिलीजन, इन दो फैक्टर्स को दे ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन, और इसके बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। आइडियली हम लोग अगर देखें इन कंसेप्ट ऑफ जो लिबरल डेमोक्रेसीज, आइडियली क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड बी द क्राइटेरियन। पॉलिटिकल पार्टीज while asking for votes they should be demanding votes on the basis of development they have already ensured or they are going to ensure, but नहीं, यहाँ पर caste is the major consideration, religion is the major consideration जिसके आधार पे वोट्स को मांगा जाता है। तो कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है इसको भी हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। तो दूसरा एस्पेक्ट मैंने इसको आपको बताया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमने कास्ट, वर्णा, जाति और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप देखोगे यूपीएससी और यूपीपीएससी में इन्हीं एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया। अब एक एस्पेक्ट हमें इसके साथ समझने की जरूरत है, वो ये है कि कास्ट की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, खासकर जो एससी वर्ग है, शेड्यूल कास्ट जो है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने क्या पॉलिसीज बनाई हैं। एक मिनट, सॉरी, क्या पॉलिसी बनाई है और रिजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है वो किस हद तक प्रोडक्टिव है या काउंटर प्रोडक्टिव है। और रिजर्वेशन में आपको इसको कंसेप्चुअली इसको समझना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पॉलिसी मेकर, कि रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है। और अब रिजर्वेशन की पॉलिसी अगर ये सबको बेनिफिट कर पा रही है, अगर नहीं कर पा रही, तो इस पॉलिसी में हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। जैसे हमारा बेसिक आइडिया था कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल में रखा है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उनके लिए रिजर्वेशन की स्ट्रेटेजी बनाई। क्या एज अ क्लास इस पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इतने सालों में, जो लास्ट 60 ईयर से 70 ईयर से इनको लगातार इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या इसका पूरा फायदा हुआ, या इसका फायदा भी मात्र समाज के एससीज में ही सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही इसका फायदा मिल रहा है।
अगर ऐसा है तो क्या अब इसमें चेंज की जाने की जरूरत है, क्या डेप्रीवेशन के पैरामीटर को मॉडिफाई करें? आर यू गेटिंग मी? सो ये दिस वाज अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तीसरा मेजर एस्पेक्ट जो है हमारे पास, वो है हमारा, जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड हमारे पास 3 टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं, एसोसिएट टॉपिक। एक तो कम्युनलिज्म, एक सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन, दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है जो कि रीजनलिज्म है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है कि रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी क्या जरूरत है। अगर हम इसकी सोशियोलॉजी में बात करें तो अलग अलग जो रिलीजन का क्या रोल है, क्यों रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन ये सभी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है। हम बोलते हैं कि जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है तो रिलीजन रेलीगेट्स टू द बैकग्राउंड, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि जो बहुत डेवलप्ड सोसाइटीज है वहां पर भी सर्कुलर फैशन में चल रहा है, वहां पर रिलीजन मतलब अल्टीमेटली, मतलब द कंसेप्शन इज कि एज साइंस, that the role of science is increasing, religion relegates to the background. But science has its own limitations. Where science is not able to provide answers to the existential questions, again religion comes back. So जितनी प्राचीन सोसाइटीज हैं, जो कम डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहां पर हम देखते हैं कि रिलीजन का रोल बहुत ज्यादा है। लोगों को अपने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का, अपने अस्तित्व से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान उनको रिलीजन प्रोवाइड करता है। इवन कि जैसे आपने देखा कि अगर गांव देहात में आज भी कहीं किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, माता के रूप में उसको पूजा जाता है और वैसा ही क्योर किया जाता है। तो लेकिन जहां जहां पर साइंस आज भी उत्तर प्रोवाइड नहीं कर पाती, ये सोल्यूशन नहीं दे पाती, रिलीजन का रोल फिर आ जाता है। तो अब रिलीजन की क्या जरूरत है, इसका भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है। अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कोई अगर फंक्शनल जो थ्योरीज हैं वो बताएंगे कि रिलीजन का क्या फंक्शन है, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, समाज के परिप्रेक्ष्य में रिलीजन क्या रोल करता है। जैसे एमिली दुर्खाइम एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो बेसिकली सोसाइटी को यूनाइट करता है। So religion is nothing but society divinized, society in its divine form. ऐसे ही मार्क्स के रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। सो जो कंफ्लिक्ट थियरिस्ट हैं उनके लिए रिलीजन का अलग रोल है, जो फंक्शनल थियरिस्ट हैं उनके लिए अलग रोल है। बट चूंकि अभी हमारी डिस्कशन जो है वो मात्र जीएस से रिलेटेड है, तो हमें ये देखना है कि रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन ये सभी समाज में हमें देखने को मिलती है, चाहे कितनी डेवलप्ड है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी जरूरत है, बहुत सारी थियरीज हैं इसके ऊपर। अब उसके अलावा एक डिफरेंस जो हमें यहाँ पर, जो जीएस में जो हमारे टॉपिक्स है उस पर आते हैं हम। एक डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है कि जो वेस्ट की सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, इट इज अ मोनो रिलीजियस सोसाइटी, वेयर एज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इट इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। It means there is simultaneous present or the presence of so many religious groups coexisting in one society. तो ऐसे में वेस्ट में जो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है और इंडिया में जो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, उन दोनों का डिफरेंस है। इंडियन स्टेट, जब इंडियन, क्योंकि वेस्ट की सोसाइटी एक मोनो रिलीजियस सोसाइटी है, एक रिलीजन डोमिनेट करता है, तो वहां पर रिलीजन, सेकुलरिज्म का मतलब है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग हो गए। यानी पॉलिटिकल अफेयर्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं है, रिलीजन किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। लेकिन चूंकि इंडियन सोसाइटी एक अलग तरीके की सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यहाँ पर हमें देखना है कि बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टेट, सेकुलर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट है। अगर स्टेट किसी एक रिलीजन के लिए, एक रिलीजियस ग्रुप के लिए कोई पॉलिसी बनाती है या फैसिलिटेट करती है तो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लिए भी वैसे ही करती है। लेकिन स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक फेथ को प्रमोट नहीं करती, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। दूसरा ये डिफरेंस है जो हमारा सेकुलरिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ वेस्ट एंड सेकुलरिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहीं पर एक डिफरेंस ये है कि वेस्ट में देयर इज पैरेलल, मोर और लेस साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेकुलर स्टेट एज वेल एज सेकुलर सोसाइटी।
but in Indian context, it is the case of adopted model where we have adopted secular state in an otherwise religious society. सी ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया, उन्होंने इस आइडियल को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया बगैर इस तथ्य के कि समाज में अभी पूरे तरीके से सेकुलराइजेशन, अब मैं टॉपिक सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनल एटीट्यूड, ये एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूं। तो ये जो एक इनकंसिस्टेंसी है कि स्टेट को तो हमने सेकुलर बना दिया, सेकुलर स्टेट है बट सोसाइटी अभी भी रिलीजियस है, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, यहां से हमारी प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म इमर्ज होती है। तो कम्युनलिज्म को, सेकुलरिज्म को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्यों बार बार हमारे कम्युनल राइट्स की हम प्रॉब्लम देखते हैं। यूपी में भी अगर हम बात करें तो 2013 में, 2014 में हमने वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगे देखे। इसके बाद भी छुटपुट हमारे पास दंगे जो हैं वो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, इस टॉपिक को हमने थियरी के साथ साथ बिल्कुल उसको ग्राउंड लेवल रियलिटी से समझ के देखना है, ताकि क्यों पॉलिसी मेकर्स किस तरीके के टेम्परामेंट, किस तरीके से इसको एक पॉलिसी के रूप में या हम इस प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं। कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये दो टॉपिक्स हो गए। सेकुलरिज्म के साथ साथ कम्युनलिज्म हो गया। दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ वो सोसाइटल लेवल पे कर रहा हूँ। इन तीन टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया, तो इसके ऊपर आप फोकस करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास, मैम मेरे पास टाइम अभी कितना है? सर टाइम तो ओवर हो गया है, लेकिन आप कुछ 2-3 मिनट में अगर आप वाइंड अप कर दें। हाँ मैं ठीक है मैम, जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ। मुझे हाँ। ठीक है मैम, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो जैसे डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी पे हमने देखना है कि पॉपुलेशन इंडियन कंटेक्स्ट में या उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन इंक्रीज इतना ज्यादा क्यों है, कब ये ऐसा होगा कि हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाएगी। हम जानते हैं कि टोटल जो टीएफआर है हमने एक फिक्स किया 2.1 पे, क्यों अभी तक हमने उसको अचीव नहीं किया यूपी के केस में, बिहार के केस में या कई स्टेट्स में, या देखना है। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 2023 में ऐसा प्रिडिक्शन है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब जब हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एक देश बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को या जो जनसांख्यिकीय इसको कैसे रीप कर सकते हैं इस बेनिफिट को, तो इसके ऊपर आप एस्पेक्ट को डिस्कस करोगे। इसके अलावा हमारे पास अर्बनाइजेशन से टॉपिक है कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से मैं पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए हमारी पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और आप लोगों को जब कंक्रीट प्रॉब्लम्स आएंगी, टॉपिक समझ पढ़ते हुए कोई चीज समझ नहीं आती, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक सेशन स्पेसिफिक टॉपिक पे कभी भी आप अरेंज कर देंगे तो इसके ऊपर हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे। यस सर, डेफिनेटली आपके यहाँ एक सेशन अलग से भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप यूजफुल पॉइंट्स एस्पिरेंट्स के लिए बता रहे हैं। बल्कि अच्छा नहीं लग रहा रोकना, लेकिन क्योंकि दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी कुछ एंगेजमेंट्स हैं, तो इसलिए आपको मैंने बीच में बोला। अदरवाइज बहुत अच्छा सेशन जा रहा था और आपके पॉइंट्स और आपके जो एक पर्सपेक्टिव आपने सिलेबस के बारे में एस्पिरेंट्स को दिया, एक नटशेल में आपने पूरा सिलेबस प्रेजेंट करके उन लोगों के सामने रखा है, बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल रहा है। और इसके अलावा अभी आप 2-3 मिनट लेके वाइंड अप कीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के लिए जाती। जी मैम, जी बस मैं इन लोगों को यही बताना चाहूंगा, क्योंकि इन 2-3 मिनट में एक भी टॉपिक नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, कि ये लोग स्पेसिफिकली अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इसके अलावा इनका टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप जब भी हम लोग टाइम डिस्कस कर लेंगे और कभी भी सेशन अरेंज करना चाहें तो हो सकता है। एक जनरल इनको विंडो मिल गई है कि किस तरीके से तैयार करना है जो हमारे कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं और उसको प्रेजेंट रियलिटी में जो नए ट्रेंड्स हैं, दोनों एस्पेक्ट से, एक जो हमारा स्टैटिक एस्पेक्ट है और सोशल डायनामिक्स,
यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से या जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारे इंस्टीट्यूशंस पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से हमने सोच के पढ़ना है और फिर इसको अगेन डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम, आप आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, सर का सेशन रियली बहुत एनरिचिंग था और बहुत से पॉइंट्स, एक ब्रॉडर पिक्चर सर ने प्रेजेंट की है सबके सामने। मैं सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इतने हेक्टिक ट्रेनिंग और इतने डिफिकल्ट शेड्यूल को साथ में रखते हुए।